खबरों को विस्तार और बात उस धमक की, उस चमक की जो एससीओ के मंच पर नजर आई और कोई और नहीं बल्कि लाइमलाइट में रहा भारत। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति की धड़कनें तेज कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब एक ही मंच पर नजर आए तो ये केवल एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि नए शक्ति समीकरण की तस्वीर बन गई। प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन के साथ गले लगना और फिर दोनों नेताओं का एक ही कार में बैठकर मीटिंग स्थल पर रवाना होना यह संकेत देता है कि भारत रूस संबंध सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि गहरे भरोसे पर आधारित है। और यही वजह है कि यह मुलाकात केवल एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका तक की राजनीति को प्रभावित कर रही है। अमेरिका की बेचैनी इसी बात से साफ झलकती है कि भारत में उसके दूतावास ने लगभग उसी वक्त ट्वीट कर साझेदारी की दुहाई दी है। ट्वीट में कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत अमेरिका की स्थायी दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ट्वीट एससीओ के मन से मिल रहे संदेश को कमजोर कर पाएगा? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। याद कीजिए कि अलास्का में जब पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे हुए थे तो उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि ट्रंप पुतिन के सामने झिझकते हुए नजर आए, यानी पूरी लाइमलाइट पुतिन ले गए। लगभग भीगी बिल्ली की तरह ही यहाँ पर ट्रंप नजर आ रहे थे पुतिन के सामने। उधर रूस ने अपनी शर्तों पर चर्चा की और अमेरिका को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ा। ये तस्वीर बताती थी कि पुतिन के सामने अमेरिका की ताकत उतनी दमदार नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। इसके ठीक उलट तिनजियान में पुतिन का व्यवहार देखिए, मोदी के साथ दोस्ताना गर्मजोशी देखिए, साझा कार यात्रा की ये तस्वीर देखिए और मंच पर खुले अंदाज में हंसी मजाक और एक दूसरे को गले लगाने की वो तस्वीर याद कीजिए जब सब कुछ दुनिया ने साफ साफ देखा और साफ साफ ये तस्वीरें दुनिया को संदेश देती हुई भी नजर आई। ये संदेश है कि पुतिन भारत को एक बराबरी का भागीदार मानते हैं जबकि अमेरिका को वो अब भी चुनौती देने से नहीं हिचकते हैं। और यही है असली भू राजनीतिक बदलाव, यानी जियोपॉलिटिकल जो चेंज कहा जा रहा है वो यही तस्वीर बयां कर रही है। मोदी पुतिन की ये दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं, ये उस नई विश्व व्यवस्था का भी प्रतीक है जहां अमेरिका केवल सुपर पावर नहीं है। एससीओ मंच से चीन ने चौधराहट और शांति युद्ध मानसिकता का विरोध किया और वहीं रूस ने यूरोप एशिया में नई सुरक्षा प्रणाली की मांग भी की। भारत ने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पुरानी ढांचागत सीमाओं में कैद करने के खिलाफ आवाज उठाई, यानी ये तिकड़ी अब अमेरिका के उस घमंड को चुनौती दे रही है जो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हावी रहा है। यानी ये चुनौती सीधे और सीधे अमेरिका को है। अमेरिका भले ही ट्वीट कर ले, बयान जारी कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी आज विश्व मंच पर नए समीकरण गढ़ रही है। एससीओ समिट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया बहुध्रुवीय युग में प्रवेश कर चुकी है। भारत इसमें निर्णायक खिलाड़ी है। अलास्का में भीगी बिल्ली बने ट्रंप और तियानजिन में मोदी को गले लगाते हुए पुतिन, ये फर्क ही अमेरिका की औकात बताने के लिए काफी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस नई वास्तविकता को स्वीकार करेगा या फिर अपनी चौधराहट बचाने के लिए संघर्ष छेड़ेगा। इतना तय है कि तियानजिन की ये तस्वीरें आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा जरूर तय करेंगी। और जब हम वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि इस वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ा उभरता हुआ सितारा भारत ही नजर आएगा, क्योंकि भारत ने अब दुनिया में अपनी चमक, अपनी नई विदेशी नीति, नई आक्रामक नीति के जरिए जो तस्वीर प्रस्तुत की है, जो चमक प्रस्तुत की है, वो ये बता रही है कि भारत को आज की तारीख में दुनिया की नहीं बल्कि दुनिया भर के ताकतवर देशों को आज की तारीख में भारत की ताकत की जरूरत है।
तो एक तरफ ये नई तस्वीर और नई शक्ति समीकरण, शक्ति संतुलन की तस्वीर आ रही है, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब बात करते हैं तो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो आजकल बहुत सारे बयान दे रहे हैं, उल जलूल बयान दे रहे हैं और इन बयानों के बाद खुद ही वो अपनी देश के लोगों द्वारा घेरे जा रहे हैं। अब हम पीटर नवारो ने की बात अगर करते हैं तो पीटर ने दरअसल भारत पर रूसी तेल खरीद के जरिए मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। नवारो ने कहा कि भारत क्रेमलिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मशीन के अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा है कि ब्राह्मण भारतीय लोगों के खर्च पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। अब देखिए कहां तक पहुंच गए नवारो। अभी ये वही नवारो हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो युद्ध है वो भारत का युद्ध है, लेकिन जब भारत ने तीखे तेवर में उनके इस बयान का सीधे तौर पर दो टूक जवाब दिया, जब दुनिया ने देखा कि हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ही बात कही गई कि भारत युद्ध का किसी भी हाल में समर्थन नहीं करता है, तो जब ये तस्वीरें सामने आई तो अब नवारो की तरफ से दूसरे तरह से प्रोजेक्शन दिया जाने लगा, यानी अब भारत को तोड़ने की, भारत के लोगों को तोड़ने की बात शुरू कर दी। कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारतीय लोगों के खर्च पर मुनाफा कमा रहे हैं, इसे रोकना होगा। नवारो ने आरोप लगाया कि भारतीय रिफाइनरीज सस्ती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीद रही हैं, उसे रिफाइन करने के बाद ज्यादा कीमत पर एक्सपोर्ट कर रही है। पीटर ने दावा किया कि यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदता था, लेकिन अब वो रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहा है। इससे यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं, जबकि टैक्स पेयर के तौर पर हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें और अधिक पैसे भेजने होंगे। नवारो ने भारत पर ट्रंप के 50% के टैरिफ लगाने के फैसले का भी बचाव किया है। साथ ही दावा किया कि मॉस्को और बीजिंग के साथ नई दिल्ली के संबंध वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर रहे हैं। नवारो ने कहा कि मोदी एक महान नेता है, मुझे समझ नहीं आता कि वो पुतिन और शी जिनपिंग से क्यों मिल रहे हैं, जबकि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। नवारो ने ये बातें ऐसे समय में कही जब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन में उपस्थित थे। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मोदी की 7 साल में यह पहली चीन यात्रा थी। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करते हुए आज नजर आए। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका भारत रूस के व्यापारिक संबंधों पर तीखी बयानबाजी कर रहा है। यहां पर नवारो का इस तरीके का स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से बताता है कि अमेरिका को घबराहट है। अमेरिका यह समझने लगा है कि वर्ल्ड पावर के रूप में जहां कभी अमेरिका की तूती बूला करती थी, अब यहां पर शक्ति संतुलन का जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है, और यही वजह है कि लगातार ट्रंप हो या ट्रंप के कुछ खास सहयोगी उनके तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन नवारो के इस बयान का अमेरिका की धरती पर अमेरिकी लोगों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। इधर चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मंच साबित हुआ है। दुनिया के सामने एक बार फिर उसके आतंक परस्त चेहरे से नकाब उतर गया है। SCO के सदस्य देशों ने भारत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न केवल निंदा की बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अब आतंकवाद पर किसी भी तरह के दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान अब चाहे कितनी भी सफाई दे ले, उसकी सच्चाई का काला सच छिप नहीं सकता। सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उसी हॉल में बैठे थे और घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा गया कि पहलगाम जैसे हमलों को मानवता पर हमला माना जाएगा और दोषियों को सजा दिलाना ही न्याय होगा। पाकिस्तान को अंदर तक चुभने वाला गृह संदेश पूरे एशिया से लेकर अमेरिका तक गूंज उठा है। यह वही पल है जब दुनिया ने भारत की बात को सही माना और पाकिस्तान की जुबान बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में आतंकवाद को सीधे सीधे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के खिलाफ युद्ध है। मोदी के शब्दों की गूंज ने हॉल की दीवारें हिला दी और पाकिस्तान के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखी गई। याद रखिए,
ये वही मंच था जहां भारत की पहल एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को दुनिया ने मान्यता दी है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की घोषणा है और यही कारण है कि आज पाकिस्तान को अलग थलग होते देख अमेरिका तक बेचैन है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने इस समिट को और खास बना दिया है। दोनों नेताओं का एक ही कार में बैठना इस बात का संकेत है कि रूस भारत की दोस्ती सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक गहराई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम है और अमेरिका के लिए करारा संदेश है कि अब एशिया की राजनीति दिल्ली और मॉस्को ही तय होगी, न कि वॉशिंगटन से तय होगी। जब इसी समिट में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की चौधराहट पर प्रहार कर रहे थे तो उसी वक्त मोदी की उपस्थिति ने एक नया संदेश दिया। भारत अब केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वैश्विक समीकरण तय करने वाला निर्णायक किरदार है। पाकिस्तान की वजीहत, भारत की बढ़ती ताकत, रूस और चीन का समर्थन और फिर अमेरिका की बेचैनी, यानी तस्वीर साफ है। यह वही वक्त है जब पाकिस्तान जैसे आतंक समर्थक देशों को समझ लेना चाहिए कि अब उनके दिन लद चुके हैं। भारत अब सिर्फ चुपचाप हमले झेलने वाला देश नहीं रहा। आज का भारत आतंक के हर सरगना को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला देश बन गया है। पाकिस्तान की आतंक परस्ती दुनिया के सामने लाने में जिस तरह से भारत ने भूमिका निभाई है वो अपने आप में बता रही है कि भारत का संदेश साफ है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकती। पहले आतंकवाद पर पाकिस्तान को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और यही वजह रही कि जब भारत ने आतंक के विरुद्ध यह युद्ध एक बार फिर से सामने लाकर खड़ा किया तो फिर इस मंच से यानी एससीओ के इस मंच से सभी देशों की तरफ से भारत को समर्थन पाकिस्तान को अलग थलग कर गया। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, जहां देर रात 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया और इस भूकंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। कनार और नंगरहार प्रांतों में भारी तबाही के मंजर ने हर किसी की रूह कपा दी। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार अब तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार 800 लोग मारे गए हैं इस भूकंप के चलते और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। राहत कार्य अब भी जमीनी स्तर पर चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर के पास था जो पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। जलालाबाद एक एक्टिव व्यापारिक केंद्र है और इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है। शहर में अधिकांश इमारतें कंक्रीट और ईंट से बनी हुई हैं, लेकिन बाहरी क्षेत्रों में क्वालिटी के कमजोर घर भूकंप की तीव्रता के सामने टिक नहीं पाए। कई परिवारों ने रात भर अपने घरों के मलबे पे फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए संघर्ष किया। राहत और बचाव कार्यों के लिए मेडिकल टीमें कनार, नंगरहार और राजधानी काबुल से भेजी गई हैं, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और भूस्खलन के कारण कई क्षेत्रों तक पहुंचना अब भी असंभव है। ये कोई पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान इस तरह के भूकंप का सामना कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को भी इस इलाके में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें तालिबान सरकार के अनुसार 4000 लोगों की जान चली गई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 1500 मौतों की पुष्टि की थी। इसका मतलब साफ है कि ये देश भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अफगानिस्तान भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव क्षेत्र में आता है, इसलिए यहां भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। जलालाबाद और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के प्रभाव ने न केवल घरों और इमारतों को तबाह किया बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी पूरी तरह से प्रभावित किया है। खेत खलिहान, व्यापारिक गतिविधियां सब कुछ ठप्प हो गई हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र घायलों को संभालने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। साथ ही मरने वालों और घायल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर नए आंकड़े डर और चिंता का माहौल और ज्यादा गहरा दे रहे हैं। यहां राहत कार्यों में जुटी टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूस्खलन, टूटे हुए रास्तों और रात के अंधेरे में मलबे से लोगों को निकालना है। स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सहायता भेजी है, लेकिन परिस्थितियां बेहद कठिन हैं। अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहां भी सुरक्षा और राहत की दृष्टि से सतर्कता बढ़ा दी गई है।
हमारे सामने यह सवाल खड़ा होता है कि क्या भविष्य में अफगानिस्तान सुरक्षित रहेगा? क्या इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण गांव और शहर हमेशा के लिए मिट सकते हैं? क्या लोग फिर से अपने घरों में लौट पाएंगे या फिर सिर्फ मलबे और खंडहर बनकर रह जाएंगे? यह खौफनाक भूकंप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का आघात कभी भी और कहीं भी आ सकता है और मानव जीवन इसके सामने बहुत नाजुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान में भूकंप से हुई तबाही पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए सहायता और प्रार्थना की घोषणा की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राहत कार्यों में योगदान देने की पेशकश की है। लेकिन जब तक राहत कार्य प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंचता, तब तक ये देश और उसके लोग अंधेरे और खतरनाक परिस्थितियों में जूझते रहेंगे। इस भूकंप की कहानी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये उन लाखों लोगों की पीड़ा और संघर्ष की कहानी है जिन्होंने रात भर अपने प्रियजनों की जान बचाने की कोशिश की। यह मंजर हमें याद दिलाता है कि संकट कभी भी, कहीं भी और कहीं किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। अफगानिस्तान के लोग अब भी अपने घरों, गांव और शहरों में खतरों और अनिश्चितताओं के बीच जूझ रहे हैं और यही वजह है कि हम सभी को उनकी सहायता और मानवता की जिम्मेदारी समझनी होगी।